नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी क्या होता है एंड यहाँ पर जानेंगे पूरा A to Z पिक्चर इस क्रिप्टो का कि एक्चुअली में ये है क्या, ये बिटकॉइन क्या है, ये इथेरियम क्या है, कैसे ये ब्लॉकचेन से यहाँ पर इंटरलिंक्ड है और ये जो इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर बन चुकी हैं एक्चुअली में इनका यूज़ क्या है, बिटकॉइन का यूज़ क्या है, इथेरियम का यूज़ क्या है। तो इन सभी पे पूरा जो है यहाँ पर हम ओवरव्यू लेंगे क्रिप्टो करेंसी का A to Z। एंड ये वीडियो पूरी एंड तक देखना है। इसको देखने के बाद आपको एक ब्रॉडर पिक्चर यहाँ पर पता होगी क्रिप्टो करेंसी की। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए वीडियो में बात करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी जो वर्ड है ना वो आया है यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी से। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप यहाँ पर जो डेटा है ना उसको कोड करते हो एक ऐसी लैंग्वेज में जिसको कोई समझ ना पाए, कोई थर्ड पार्टी या कोई बाहर का या तीसरा बंदा उस लैंग्वेज को या उस डेटा को समझ ना पाए, उसी को यहाँ पर बोला जाता है इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा तरीका है जिससे हम यहाँ पर सपोज करिए हमारे पास हेलो अलाइज करके एक डेटा है, उसको पहले हमने इनक्रिप्ट किया एक ऐसे कोड में जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक ऐसे कोड में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एंड उसकी एक सीक्रेट की होगी, यानी कि एक ऐसा सीक्रेट की होगी जिससे इस कोड को यहाँ पर वापस से डिक्रिप्ट किया जा सके। तो जिसके पास ये की होगी वही इंसान इस डेटा को पढ़ पाएगा, बाकी कोई नहीं। तीसरा बंदा या कोई बाहर का बंदा या कोई पब्लिक का बंदा यहाँ पर आके इस कोड को नहीं पढ़ सकता। तो फिर से यहाँ पर डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा इसको सीक्रेट की के थ्रू एंड फिर से इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा सेम जो हमारे पास मैसेज था हेलो अलाइज। तो यही जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो एक प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की, इसी को बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। एंड यही यहाँ पर एक फाउंडेशन है हमारी क्रिप्टो करेंसी की। कैसे, अब हम ये जाने क्रिप्टो करेंसी को ज़्यादा डीप में समझने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिर क्या यहाँ पर एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बिटकॉइन आया, इथेरियम आया एंड काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन आए। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में और समझना पड़ेगा बार्टर सिस्टम को। आई एम श्योर हम सभी ने ये स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम होता क्या है कि यहाँ पर एक ट्रेडिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की दो पार्टीज के बीच में विदाउट द यूज ऑफ मनी, क्योंकि उस टाइम मनी जैसी कोई चीज़ नहीं थी एक्सचेंज करने के लिए, तो लोग आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। अब क्या ये सिस्टम स्केलेबल था? तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि सपोज करो आपके पास वीट है एंड सामने वाले को राइस चाहिए एंड आपको उससे कोई चीज़ चाहिए, तो आप कहते हो कि भाई वीट ले ले और वो चीज़ दे दे, बट सामने वाला कहता है कि यार मेरे को वीट चाहिए नहीं, मेरे को राइस चाहिए। तो यहाँ पर एक्सचेंज इतना स्केलेबल नहीं था कि सामने वाले को जो चीज़ चाहिए वही हमको लानी पड़ेगी वरना ट्रेड नहीं होगी। तो क्यों ना एक ऐसी चीज़ लाई जाए जो हर कोई एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्टेबल हो हर जगह का। फिर यहाँ पर सॉल्यूशन आया गोल्ड को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था, गोल्ड की खुद में एक वैल्यू भी थी और गोल्ड को हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर मनी के ना 3 फंक्शंस होते हैं। एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। तो जब तक कोई चीज़ इन तीनों क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है उसको यहाँ पर हम मनी कह सकते हैं। तो गोल्ड जो था ना वो एक्सचेंज के तरह हम यूज़ तो कर सकते थे, स्टोर ऑफ वैल्यू भी थी, खुद में गोल्ड की एक वैल्यू होती है, बट क्या ये डिविजिबल था? क्या इसमें यूनिट ऑफ अकाउंट थी? तो उसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि गोल्ड को आप यहाँ पर 5, 10, 100 रुपये इस तरह के सिक्कों में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 ग्राम गोल्ड का ही यहाँ पर प्राइस 1000 से ऊपर होता है। तो अगर आपको यहाँ पर 100 रुपये की कोई चीज़ लेनी है तो आप उस गोल्ड के एक पूरे बार को थोड़ी ना लेके जाओ, तो आप कैसे डिवाइड करोगे उसको? तो इसमें यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं। इसकी वजह से ये कुछ टाइम तक तो ठीक रहा, पर जैसे यहाँ पर इकोनॉमी ने बूम किया तो हमको यहाँ पर चाहिए था और ज़्यादा स्केलेबल वर्जन मनी का। तो फिर यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने यहाँ पर निकाला फियाट। फियाट क्या होता है? फियाट एक ऐसा इनकन्वर्टेबल पेपर मनी होता है जो लीगल टेंडर यहाँ पर बनाया जाता है किसी भी गवर्नमेंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। अब फियाट आने की वजह से हुआ क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आ गया, स्टोर ऑफ वैल्यू भी आ गई, यूनिट ऑफ अकाउंट भी आ गया। बट गोल्ड जैसे किसी एक के हाथ में नहीं है, मतलब गोल्ड का जो कंट्रोल है ना वो किसी एक के हाथ में नहीं है, गोल्ड सभी का है।
और गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई, गोल्ड की खुद में एक वैल्यू है, बट वो चीज़ यहाँ पर फियाट में नहीं थी, क्योंकि फियाट का एक तो कंट्रोल आ गया था थर्ड पार्टी के हाथ में, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो सकता है, ठीक है, उसके हाथ में फियाट का कंट्रोल आ गया क्योंकि उसी ने इशू किए हैं, तो उसके हाथ में कंट्रोल है। उसके बाद फियाट की एक पेपर मनी जो होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, वो बैक्ड होता है। अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो जो हमारा मनी है वो गोल्ड से बैक्ड होता था पहले, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इनका जो यहाँ पर सॉल्यूशन आया वो आया बिटकॉइन के थ्रू। तो जो सतोशी नाकामोटो थे उन्होंने यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स को सीरियसली लिया, जो ये सेंट्रलाइजेशन की और जो ये ट्रस्ट बेस्ड मॉडल हमको किसी और के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है यहाँ पर, इसका जो सॉल्यूशन लाते हुए यहाँ पर उन्होंने लाया बिटकॉइन। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग। प्रॉब्लम थी यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन की, प्रॉब्लम थी यहाँ पर डेटा सिक्योरिटी की, और एक ऐसा सिस्टम लाना जो कि सभी के लिए ओपन हो, पावर किसी एक के हाथ में ना रहे, सभी लोगों के हाथ में रहे, सभी उसको यूज कर पाए, सभी उसका पार्ट बने। और फिर पिक्चर में आता है यहाँ पर बिटकॉइन। तो अब हम बिटकॉइन की यहाँ पर डेफिनेशन समझेंगे। बिटकॉइन एक ऐसा प्योरली पीयर टू पीयर वर्जन है इलेक्ट्रॉनिक कैश का, जो कि यहाँ पर पेमेंट अलाउ करता है ऑनलाइन। कैसे? डायरेक्टली फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर विदाउट गोइंग थ्रू ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि एक ऐसा मॉडल जिसमें कोई थर्ड पार्टी जैसी चीज हो ही ना, आपस में ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पेमेंट्स कर पाए विदाउट एनी थर्ड पार्टी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है ये लाइन उठाई है हमने बिटकॉइन के वाइट पेपर से, जिसको आप ऑनलाइन जाके पढ़ सकते हो। उसमें जो पूरा बिटकॉइन का ओवरव्यू है वो दिया है, जो कि यहाँ पर सतोशी नाकामोटो ने यहाँ पर निकाला था, पब्लिश किया था। अब वाई यानी कि क्यों ज़रूरत है ऐसे सिस्टम की, तो आगे वो अपने वाइट पेपर में बताते हैं कि हालांकि ये जो सिस्टम है बढ़िया काम कर रहा है, बट यहाँ पर इनहेरिटेंस वीकनेस है, और हम कह सकते हैं कि एक ये ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है। यानी कि इसमें हमको यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ रहा है, जो कि गोल्ड में नहीं था। गोल्ड जो किसी एक पार्टी द्वारा इशू नहीं होता था, गोल्ड जो है माइन होता था, गोल्ड की लिमिटेड सप्लाई थी, गोल्ड सबका था, गोल्ड एक कॉमोडिटी थी। तो वही इनका कहना था कि ये एक ट्रस्ट बेस्ड मॉडल है, और जो ट्रांजैक्शंस थे ना वो कम्प्लीटली यहाँ पर नॉन रिवर्सिबल नहीं थे, पॉसिबल नहीं थे। और अब हम जानेंगे कि जो डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट है ये होता क्या है। तो देखो, जो बिटकॉइन में यूज़ होता है ना वो एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। अब डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क क्या होता है कि यहाँ पर जो नोड्स हैं ना वो आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं एक नेटवर्क में, और ये आपस में ही यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। बल्कि जो एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है ना, जो सेंट्रलाइज सिस्टम होता है उसमें एक सर्वर होता है। अब सपोज़ करो, इसको एक आसान भाषा में समझते हैं कि यहाँ पर एक ए पर्सन है, ये जो कंप्यूटर है ये एक ए है और ये बी है, ठीक है। अब ए को यहाँ पर ट्रांजैक्शन करना है बी को, तो आप अभी के सिस्टम में कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट भेजोगे, और वो रिक्वेस्ट जाएगी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास, फिर वो इसको अप्रूव करेगा कि हाँ भाई आप बोलोगे यार मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ, मेरा जो अकाउंट है उसमें से इतने पैसे बी के पास भेज दो। तो इसके हाथ में है, ये भेजना चाहे तो भेज देगा, अगर इसका मन नहीं होगा तो ये डिनाई भी कर सकता है, पावर इसके हाथ में, आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, आप रिक्वेस्ट करोगे, अगर ये अप्रूव करता है तो आपके यहाँ अकाउंट से पैसे कट के उसके में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एंड अगर वो अप्रूव नहीं करता है तो डिनाई हो जाएगा। तो ये होता है एक सेंट्रलाइज सिस्टम। अब पीयर टू पीयर सिस्टम में क्या होता है कि सपोज़ करो ये है ए और ये है हमारा कोई डी पर्सन है कोई बीच में, ये यहाँ पर इसको पैसे भेजना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, तो ये डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट भेज सकता है बिना किसी थर्ड पार्टी की, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी है ही नहीं। यहाँ पर जो यूज़र्स हैं, जो नोड्स हैं, वो आपस में ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी इसको एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क कहा जाता है। अब ये जो सिस्टम है ना ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि यहाँ पर चेक मार्क कौन रख रहा है, इसमें ऑथेंटिसिटी कैसे आ रही है इस सिस्टम के अंदर, उसके बारे में हम जानेंगे। एंड उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बिटकॉइन में यूज़ किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो अब हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है ना वो एक शेयर्ड इम्यूटेबल लेजर होता है। ऐसा होता है, देखो लेजर, ये एक ट्रेडिशनल लेजर है जो आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पर ऐसा देख सकते हो, किस तरह का एक लेजर होता है, ठीक है। अब इस लेजर का यूज़ करके क्या होता है कि जो रिकॉर्ड करे जाते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और फिर उनको ब्लॉक के अंदर डाल दिया जाता है, तभी इसको बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कैसे? अब वो समझेंगे आसान भाषा में।
तो देखो ये हमारा ट्रेडिशनल लेजर होता है इस तरीके का। इसमें क्या करते हैं, स्कूल टाइम आप सभी ने देखा होगा, इसमें हमारे नाम लिख के रहते थे, फिर आगे यहाँ पर लिखा जाता है कि कितने मार्क्स हैं, कितने दिन प्रेजेंट हुआ है, कितनी एब्सेंट हैं, ग्रेड्स कितनी हैं टोटल, सारा डाटा यहाँ पर बच्चों को ऐसे लिख दिया जाता था, है ना। इसी को बोला जाता था लेजर। सेम ऐसे ही होता है बिटकॉइन के अंदर बट डिजिटली। वो कैसे, सपोज़ करो हमारे पास यहाँ पर ए पर्सन है और ये बी पर्सन है और ये सी पर्सन है। तो ए यहाँ पर ट्रांजैक्शन करता है बी को, बी करता है यहाँ पर सी को, सी वापस करता है ए को, ए वापस करता है सी को। तो ये 4 ट्रांजैक्शंस हमारे हो गए। कहीं तो रिकॉर्ड होंगे ना, कहीं तो इनका लिखा जाएगा कि इसके इसने इसको केस को, तो वो सारा कहाँ लिखा जा रहा है, वो लिखा जाता है एक लेजर के अंदर। ऐसे करके यहाँ पर सारी डिटेल्स लिख दी जाती है और जब ये पूरा लिख दिया जाता है ना, तो इसको उठा के डाल दिया जाता है एक ब्लॉक के अंदर। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। तो यहाँ पर ये ट्रांजैक्शंस हुई, ऐसे हमने एक डिजिटली इसको लेजर में रिकॉर्ड किया और इस लेजर को उठा के डाल दिया एक ब्लॉक के अंदर। कैसे, उस पर बात करते हैं। तो जैसे ही हमने सारा डाटा एक ब्लॉक के अंदर डाला, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, वही जो क्रिप्टोग्राफी सुनी थी ना हमने शुरू में, क्रिप्टोग्राफी हैश कोड, उसमें कन्वर्ट करके एक कोड निकाल देंगे इसका, जिसको बोला जाता है हैश कोड। तो जो सारा डाटा जो इंग्लिश या कुछ भी ले सकता है कि ए सेंट दिस मच मनी टू बी, वो सारा डाटा एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके के हेक्साडेसिमल कोड में, जिसको पढ़ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस कोड को उठा के और जो पिछले इसके पहले जो ब्लॉकचेन का ब्लॉक होगा, ठीक है, उसका कोड उठा के डाल दिया जाएगा अगले वाले में। हुआ क्या कि जो सारे ट्रांजैक्शंस इसके अंदर जब आए, उसमें से एक कोड निकला एंड उस कोड को उठा के, और जो फिर अगले ट्रांजैक्शंस होंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस तो होते रहते हैं ना, जो अगले ट्रांजैक्शंस होंगे उसको उठा के डाल दिया जाएगा अगले ब्लॉक में, ठीक है। और फिर इसको भी कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर इसका कोड आएगा एक हैश कोड, उसको उठा के डाल दिया जाएगा, और जो अगले ट्रांजैक्शंस आएंगे दोनों को उठा के डाल दिया जाएगा अगले ब्लॉक में। तो फिर इसमें से कोड आएगा और ये चलता रहता है। तभी इसको ब्लॉक्स की एक चेन बोली जाती है, क्योंकि हम इन ब्लॉक्स को आपस में कनेक्ट करते जाते हैं इन कोड के थ्रू। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये करते हैं इस ब्लॉकचेन को सिक्योर करने के लिए, ताकि इसको कभी कोई हैक ना कर पाए। क्योंकि हमें ये तो पता है कि जो एक बार इसके अंदर डाटा डल गया वो कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड फिर उसको कोड को ऐसे कोई वापस डेटा में चेंज नहीं कर सकता। डेटा से आप कोड तो निकाल सकते हो, पर कोड से आप डेटा नहीं निकाल सकते। प्राइवेसी डेटा की कोई पढ़ नहीं सकता। अब इसको कोई हैक भी नहीं कर सकता। वो कैसे कि सपोज करो कोई हैकर है और वो इस ब्लॉक को या इस पूरी ब्लॉकचेन को हैक करने की कोशिश करता है, तो इसके अंदर का डेटा को उसको हैक करना पड़ेगा, डेटा में चेंजेस करने पड़ेंगे। बट कमाल की बात ये है कि जैसे ही वो डेटा में एक सिंगल डिजिट भी ना प्लस माइनस करेगा ना, पूरा का पूरा कोड ही चेंज हो जाएगा। एंड ये कोड चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इस कोड को उठा के इसमें डाला था, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली वो कोड चेंज हुआ, तो जिसकी वजह से इसमें भी डेटा का चेंज हो गया और इसका कोड ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। इस कोड के चेंज होने की वजह से इसका चेंज हो गया, और ये पूरा का पूरी ब्लॉकचेन का डेटा और उसके साथ कोड पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। एंड जो माइनर्स यहाँ पर बैठे होंगे, आपको पता है कि बिटकॉइन की माइनिंग होती है, माइनर्स को ही वैलिडेटर्स बोला जाता है, और उन्हीं का काम होता है ये सारा करना। तो उनको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ पर ब्लॉकचेन में डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है, एंड वो इसको रिवर्ट बैक कर लेंगे। अब आपको जानना होगा कि अगर हैकर को सच में करना है तो उसको पूरे नेटवर्क का 51% हैक करना पड़ेगा। मतलब जितने भी माइनर्स, वैलिडेटर्स, यूज़र्स यहाँ पर यूज़ कर रहे हो ना, जो यहाँ पर माइन कर रहे होंगे इस टाइम, वैलिडेट कर रहे होंगे ट्रांजैक्शंस को, उसमें से 51% माइनर्स का उसको हैक करना पड़ेगा सिस्टम, जीपीयू, सीपीयूज़, और उन सारों के ब्लॉक्स की जो है यहाँ पर ट्रांजैक्शंस चेंज करनी पड़ेगी, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ हैक होगा। बट वो इम्पॉसिबल है। पता है क्यों? क्योंकि सपोज़ करो ये हमारे पास एक नेटवर्क है और ये सारे माइनर्स हैं कि जो कि माइन कर रहे हैं बिटकॉइन को। अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम 51% यानी कि हमें इन 4 का यहाँ पर जो है हैक करना पड़ेगा जो ब्लॉकचेन की कॉपी है, क्योंकि सभी माइनर्स के पास एक एक ब्लॉकचेन की कॉपी होती है। तो हमको यहाँ पर मैक्सिमम मेजॉरिटी की यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक की करते हैं ना तो फिर वो मैच होगी कि यार चलो तेरी के साथ कोई चेंज हुआ है, पर हम सीखते हैं मेजॉरिटी वाली ब्लॉकचेन में क्या डेटा है। तो जो मेजॉरिटी के पास होता है
वही यहाँ पर रियल माना जाता है। क्योंकि सपोज़ करो ये 3 बंदे आपस में कुछ बैड एक्टर्स जुड़ गए हैं और ये लगे हुए हैं यहाँ पर अपनी कुछ करने में, यहाँ पर हैक करने में, और एक और यहाँ पर लगा लो एक और है, तो ये जो 4 हैं और ये जो 3 हैं, अब ये कुछ अलग ही पका रहे हैं खिचड़ी अपनी, और ये 4 जो हैं ये ऑथेंटिक बंदे हैं, ठीक है, ये रियल ट्रांजेक्शन को ही वेरीफाई कर रहे हैं। तो होगा क्या कि ये अपनी अलग ब्लॉकचेन बनाने में लग गए और ये अपनी अलग ब्लॉकचेन, क्योंकि इनके पास पावर ज़्यादा है, 4 हैं, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो इनकी ब्लॉक्स जल्दी माइन होंगे और जल्दी यहाँ पर इनकी चेन लंबी होती जाएगी। तो सतोशी नाकामोटो ने अपने वाइट पेपर में कहा था कि जो ब्लॉक चेन लंबी होगी वही रियल मानी जाएगी, इसीलिए मेजॉरिटी जब तक सही काम करेगी तब तक बिटकॉइन हैक नहीं हो सकता। तो आज की डेट में जो 51% अटैक है वो इम्पॉसिबल है, उसको मारने के लिए आपको, करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। तो दैट्स वाई बिटकॉइन अनहैकेबल है, बिटकॉइन यहाँ पर सिक्योर है और बिटकॉइन यहाँ पर सभी के लिए ओपन है, डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अब बात करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है। इसके बारे में भी आपने काफ़ी सुना होगा। प्रूफ ऑफ वर्क कुछ नहीं, जो ये मैंने आपको पूरा बताया ना, कन्वर्जन वगैरह, ब्लॉक्स को वैलिडेट करना, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई करना, ये सारे माइनर्स के काम होते हैं। माइनर्स कोई भी बन सकता है, सभी के लिए ओपन है, डिसेंट्रलाइज है, कोई भी अपनी माइनिंग रिग लगा सकता है यहाँ पर और पार्ट बन सकता है बिटकॉइन माइनिंग का। तो इस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हो ये GPUs CPUs यूज़ होते हैं, इस तरह के इन्हीं को यहाँ पर माइनिंग रिग्स बोला जाता है। तो ये तो रही यहाँ पर बिटकॉइन की बात। अब इससे जो है ना, बिटकॉइन से एक तरह का एक ऐसा इनोवेशन आया कि हाँ यार, ये कोई नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि काफ़ी कमाल की है। तो इसी से यहाँ पर इंस्पायर हो गए वितालिक जो है यहाँ पर फाउंडर भी हैं, को फाउंडर हैं इथेरियम के, जिन्होंने इथेरियम का आइडिया लाया था। तो ये इतने इम्प्रेस हुए बिटकॉइन टेक्नोलॉजी से, इन्होंने सोचा कि यार क्या करते हैं ना, पूरे इंटरनेट को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं। क्योंकि आज की डेट में आप जानते हो कि जो इंटरनेट है ना, वो डेटा के ऊपर यहाँ पर चलता है। डेटा जो है सबसे कॉस्टली आज की डेट में, एंड इन्होंने सोचा कि यार डेटा की प्राइवेसी होनी चाहिए। तो हमारा जो डेटा है ना, वो सिक्योर कैसे होगा, जब उसका कंट्रोल कुछ टेक कंपनीज के हाथ में ना होकर डिसेंट्रलाइज वे में वो जो है सिक्योर होगा, एक चेन के ऊपर, एक ब्लॉकचेन। तो वहाँ पे इन्होंने आइडिया लाया इथेरियम का। अब इथेरियम क्या है? इथेरियम भी एक ब्लॉकचेन है, सेम वैसे कंसेप्ट है जैसा बिटकॉइन की ब्लॉकचेन का है, बट यहाँ पर सिर्फ ट्रांजैक्शंस लेजर के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं होते, वो कंप्यूट भी होते, एग्जीक्यूट भी होते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो यहाँ पर जैसे कंप्यूटर के अंदर कोड रन होता है ना, एग्जीक्यूट होती है, एप्लीकेशंस बनती है, सेम आप इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर वो वाला काम कर सकते हो। यहाँ पर आप एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को, यहाँ पर आप रन कर सकते हो कोड को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि जैसे आपने कोई कोड रन करा, वो एक ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लॉकचेन के अंदर हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, जिसको ना तो कोई हैक कर सकता है, ना चेंज कर सकता है, ना ही रीड कर सकता है। और इसी सिस्टम को बोला जाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि आपने एक कोड लिखा, ठीक है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन का एक कोड लिखा, उसको यहाँ पर आपने ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दिया, तो वो बन जाएगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हुए हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि यूनिस्वैप है जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, हमारे पास आवे है जो कि एक लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है। तो ये सारे इथेरियम के ऊपर बने हुए हैं। काफ़ी सारे हमारे यहाँ पर चेन लिंक है, हमारे पास यहाँ पर पैनकेक स्वैप है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर है, हमारे पास यहाँ पर सुशी है, ठीक है, जो कि इथेरियम के ऊपर बना है। तो इतने सारे यहाँ पर एप्लीकेशंस आए और इन्होंने सभी ने अपने टोकन्स निकाल दिए ताकि ये भी डिसेंट्रलाइज्ड हो सके। अब डिसेंट्रलाइज कोई चीज़ तब होती है जब उसका कंट्रोल सभी यूजर्स के हाथ में और टोकन के जरिए होता है। तो जो इथर टोकन है, जिसके पास वो होगा वो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब वितालिक है, इन्होंने यहाँ पर फाउंड किया इथेरियम को। इसका मतलब ये नहीं है इथेरियम के मालिक हैं, ये कल को कुछ भी कहेंगे हाँ इथेरियम में ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो, ये कुछ नहीं कर सकते। अब जो पावर है इथेरियम की वो लोगों के हाथ में है, क्योंकि जिसके पास ईथर टोकन होगा वो यहाँ पर जाकर वोट कर सकता है कि हाँ मुझे इथेरियम में ये चेंज ही चाहिए, ये चेंज ही चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज कर दिया इन्होंने इथेरियम को। हालांकि अभी तक सबसे ज़्यादा जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट माना जाता है वो बिटकॉइन ही है। तो इस तरह से टोकन सब इशू कर देते हैं और फिर ऐसे करके यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डिसेंट्रलाइज हो जाती हैं। तो इथेरियम ब्लॉकचेन जो है उसके ऊपर आप क्या क्या कर सकते हो? तो इथेरियम के ऊपर यहाँ पर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो कोड को, कंप्यूटिंग कर सकते हो। सेम जैसे आप अपने कंप्यूटर में जो हमारा CPU होता है ना, वो यहाँ पर कोड को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, कंपेयर करता है, जो हमारी लॉजिकल यूनिट होती है CPU में, सेम वैसे ही। बट यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ना वो ब्लॉकचेन में जाके सेव हो जाता है हमेशा के लिए। NFTs काफ़ी पॉपुलर हो रही है, काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पर अपनी NFTs निकाल रहे हैं, नॉन फंजेबल टोकन्स,
उन सभी की ऑथेंटिसिटी, उन सभी का डेटा, उसको कौन यहाँ पर अभी के टाइम में होल्ड करता है, उस NFT का ऑथेंटिसिटी वगैरह सारा डेटा यहाँ पर ब्लॉकचेन के अंदर ही सेव होता है। डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड गेम्स, इन सभी का डेटा एग्जीक्यूशन ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, इथेरियम के, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। एंड अब यहाँ पर इस इंडस्ट्री में इतनी इनोवेशन हो रही है, तो यहाँ पर अब टर्म आ गया कि हम पूरे वेब 3.0 को लेके आते हैं, यानी कि पूरे इंटरनेट का नया वर्जन, जो कि कहा जाता है डिसेंट्रलाइज्ड इंटरनेट। कि वेब 2 में हमारे पास काफ़ी सारी सेंट्रलाइज्ड टेक कंपनीज हैं, सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन मेडिटेटेड, यानी कि इनका कंट्रोल किसी एक सर्वर के ऊपर है। तो एक सर्वर पर सारा कंट्रोल ना होते हुए हम डिसेंट्रलाइज्ड वे में लोगों के हाथ में सारा कंट्रोल दे दें, लोगों के हाथ में ही कंट्रोल हो और लोग ही खुद यूज़र्स हों, लोग ही खुद मालिक हो। तो ऐसा आप आसान भाषा में कह सकते हो, ये विज़न है वेब 3.0 का। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्या आई कि यार जब आप बात कर रहे हो मिलियंस बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं इंटरनेट के, तो अब उन सब को आप इथेरियम के ऊपर लाना चाहते हो, एप्लीकेशंस को, अब मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस आप इथेरियम के ऊपर बनाना चाहते हो। इससे होगा क्या कि जब इतने सारे यूज़र्स आएंगे तो इथेरियम कंजेस्टेड हो जाएगा, इथेरियम इतना लोड संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, इथेरियम पे इतना लोड पड़ने की वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, क्योंकि आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है इथेरियम के ऊपर उसकी कुछ वैल्यू होती है, वो फीस आप सोच सकते हो एज अ फीस लगती है जो यहाँ पर नोड रनर्स लेते हैं। तो इतना सारा कंजेशन होने की वजह से डिमांड तो बढ़ जाएगी ऊपर, पर सप्लाई कम है, आप ऐसे सोच सकते हो आसान भाषा में। तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा चला जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हाई हो जाएगी, तो इतना अफोर्डेबल नहीं होगा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसे आया, तो इसका सॉल्यूशन आया लेयर 2 से, जिनको यहाँ पर इथेरियम का स्केलिंग सॉल्यूशन भी बोला जाता है। इस स्केलिंग सॉल्यूशन में हमारे पास है पॉलीगन, जिसका आपने नाम सुना होगा, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म। तो पॉलीगन यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर है यहाँ पर इथेरियम के स्केलिंग सॉल्यूशन के रूप में। ये पॉलीगन क्या कहता है कि यार तुमको इथेरियम की सिक्योरिटी चाहिए ना, क्योंकि इथेरियम जो जाना जाता है वो सबसे पुराना प्रोजेक्ट है, वो लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट है कि हाँ ये सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है, इसमें हमारा डेटा कभी हैक नहीं होगा, इसके ऊपर हमें ट्रस्ट है। तो पॉलीगन कहता है कि चलो हम जो कमिटमेंट है ना, जो डेटा आपका लास्ट में जाके जो सेव होएगा वो इथेरियम के ऊपर ही होगा, बट जो एग्जीक्यूशन होगा ना इथेरियम का, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन होंगे वो आप एक अलग चेन के ऊपर कर सकते हो इथेरियम से हट के। तो इससे क्या होगा कि इथेरियम के ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है ना इतना, वो कम हो जाएगा और वो इथेरियम का जो ट्रैफिक है वो थोड़ा पॉलीगन के ऊपर आ जाएगा। बट लास्ट में जो कमिटमेंट होती है ना, जो डेटा आपका जो सारा एग्जीक्यूशन वगैरह होने के बाद जो रिजल्ट निकलता है वो इथेरियम पे ही सेव होगा। पॉलीगन ने यह कहा कि एग्जीक्यूशन हमारे ऊपर करो, कमिटमेंट जो है वो इथेरियम के ऊपर हो जाएगी। इससे जो है आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ यार हमारा डेटा हैक हो सकता है, कल को खो सकता है, क्योंकि वो तो इथेरियम के ऊपर है। बट आपका एग्जीक्यूशन पॉलीगन के ऊपर हो जाएगा, जिससे इथेरियम स्केल हो पाएगा, नई नई एप्लीकेशंस यहाँ पर आ पाएंगी और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसको कहा जाता है स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगन को इथेरियम का। इसी तरीके से आर्बिट्रम है, ये भी एक सॉल्यूशन स्केलिंग सॉल्यूशन है इथेरियम का। ऑप्टिमिज्म भी है और काफ़ी सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर स्केलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं इथेरियम का। ZK रोलअप एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है यहाँ पर स्केल करने के लिए इथेरियम को। तो ये तो रहे स्केलिंग सॉल्यूशन जो इथेरियम को स्केल करने में लगे हुए हैं। उसी के साथ यहाँ पर पिक्चर में आते हैं सम अल्टरनेट्स, जो कहते हैं कि यार हम इथेरियम की तरह एक अलग लेयर 1 है, हम इथेरियम के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट हम इथेरियम से बेहतर ये क्लेम करते हैं कि हम इथेरियम से अलग एक लेयर 1 हैं। आप हमारे ऊपर भी सेम वही काम कर सकते हो जो आप इथेरियम के ऊपर करते हो। इसमें है पोल्काडॉट, सोलाना, नियर, कार्डानो, एटम और भी काफ़ी लेयर 1s हैं, इतने सारे टोकन्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सारी लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये इनको बोला जाता है अल्टरनेट्स इथेरियम के। तो ये कुछ कोई अलग टेक्नोलॉजी लेके आया है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। ये भी इनोवेट करने में लगे हुए हैं कि कैसे हम फटाफट ट्रांजैक्शंस कर पाएँ और कम से कम कॉस्ट में कर पाएँ, ताकि मिलियंस ऑफ यूज़र्स यहाँ पर आ सकें और मिलियंस ऑफ डैप्स यहाँ पर इन चेन्स के ऊपर क्रिएट हो सकें। तो ये है यहाँ पर एक ब्रॉडर पिक्चर, व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज़ इथेरियम, व्हाट इज़ बिटकॉइन एंड व्हाट इज़ फाइनली वेब 3.0। देखो ये
सेक्टर ना इतना बड़ा है ना, इसको एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होता है, बट फिर भी मैंने जितना आसान हो सके और जितने कम टाइम में हो सके आपको समझाया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ना तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसी हमारी आगे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।